वेव पीडीएफ भेज दिए थे ना? यस सर। ठीक। उसका भी हम एक ही पेज पढ़ाए थे। अभी तो बस डिफिनेशन और टाइप्स ऑफ वेव्स और मैकेनिकल वेव का स्पीड। एक और मैटर वेव होता है जो हायर फोर्सेस में पढ़ना रहता है। केमिस्ट्री में उसका नाम मिलता है, फिजिक्स में भी नाम मिलेगा, और उसमें वेव क्वांटिटी होता है, उसका नाम है वेव फंक्शन। क्वांटम फिजिक्स का चीज है ये, उसको साई से डिनोट करते हैं। तो आप देखे होंगे नोट्स में कि डिस्प्लेसमेंट, ये वेव होने स्ट्रिंग में वेव क्वांटिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग। और साउंड वेव में वेव क्वांटिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो ऑसिलेट करता है, एंड ऑल्सो चेंज इन प्रेशर इन द मीडियम। उसमें मीडियम, जब साउंड वेव चलता है तो मीडियम में चेंज इन प्रेशर, जिसको एक्सेस प्रेशर कहेंगे, वो भी ऑसिलेट करता है। और लाइट वेव जो 12th में पढ़ना है, उसमें उसका वेव क्वांटिटी जो उसमें ऑसिलेट करता है मीन वैल्यू के अबाउट, वो है, उसमें भी दो होता है, इलेक्ट्रिक फिलोमैग्नेटिक। उसकी बात तो हम डिटेल से किए ही नहीं, कुछ आना करना है अभी। कुछ बात बता दिए, एक आध दो पॉइंट ऐसे हैं। उसको नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहलाता है। उसके लिए मीडियम होना जरूरी नहीं है, वो ऑलवेज ट्रांसवर्स होता है। वेवलेंथ के अनुसार उसको क्लासिफाइड किया गया है 7 कैटेगरी में। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट, विजुअल रेंज जिसको कहते हैं, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ electromagnetic radiation is gamma ray, and the largest wavelength is radio wave. लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है, वो ऑलवेज ट्रांसवर्स होता है। लेकिन मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स भी होता है और लॉन्गिट्यूडनल भी होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में एग्जिस्ट करता है, माने प्रोपेगेट करता है, चलता है। बट ट्रांसवर्स वेव केवल सॉलिड में चलता है और लिक्विड के सरफेस में चलता है। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल के साथ साथ ट्रांसवर्स भी होता है, लेकिन गैसियस मीडियम में तो केवल लॉन्गिट्यूडनल ही होगा, क्योंकि साउंड वेव मैकेनिकल वेव है। हाँ, मैकेनिकल वेव गैस में कभी ट्रांसवर्स नहीं हो सकता और लिक्विड के अंदर भी ट्रांसवर्स नहीं हो सकता। यही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बाकी तो सब डिफिनेशन था, कोई खास नहीं था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको अभी हम रिपीट किए, एकदम सेलेक्टिव और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सेलेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी रिपीट किए। एक मैटर वेव भी होता है, वो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा, लेकिन उसको डिटेल से नहीं पढ़ना। उसमें एक उसका जो वेव क्वांटिटी होता है उसको वेव फंक्शन कहते हैं, बस नाम जानेंगे, उससे ज्यादा डिटेल से उसको नहीं। क्वांटम फिजिक्स का वो चीज जिसमें डी ब्रोगली साहब बोले थे कि मैटर ऑल्सो शोज ड्यूअल करेक्टर, पार्टिकल करेक्टर एज वेल एज वेव करेक्टर। तो थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स में जो थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ना है डी ब्रोगली साहब वाला, और केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा पढ़ना रहता है, पर डिटेल से उसको नहीं। क्वांटम फिजिक्स का चीज
तो ये टाइप्स और लीनियर मैकेनिकल, लीनियर किसको कहते हैं? अगर जो वेव क्वांटिटी, हर वेव से एसोसिएटेड एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जो मीन वैल्यू के अबाउट ऑसिलेट करता है, उसका एम्पलीट्यूड अगर स्मॉल हो, if the amplitude of oscillation is small, then it is called linear wave. तो लीनियर मैकेनिकल वेव, अब जो भी हम बात करेंगे मैकेनिकल वेव की बात करेंगे, ना मैटर वेव की बात करेंगे, ना लाइट वेव की बात करेंगे। अब जो इंट्रोडक्शन करना था कर दिए, लाइट वेव का बात अब 12th में करेंगे। अब मैटर वेव का बात थोड़ा सा पढ़ना है जो मॉडर्न फिजिक्स में, और ऐसा नहीं कि बराबर है पढ़ना, खाली फार्मूला पढ़ना है वेवलेंथ निकालने का, वो हायर कोर्सेस में क्वांटम फिजिक्स। तो अब हम बात करेंगे सिर्फ लीनियर मैकेनिकल वेव का। इसमें लीनियर मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स भी होगा और लॉन्गिट्यूडनल भी होगा, क्योंकि मैकेनिकल वेव ही तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों होता है, नॉन मैकेनिकल तो ऑलवेज ट्रांसवर्स होता है। तो लीनियर मैकेनिकल वेव, लीनियर मतलब स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड स्मॉल, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज स्मॉल, या स्मॉल ऑसिलेशन भी लिख सकते हैं केवल, ये ऐसा नोट में लिखा हुआ है लीनियर का ब्रैकेट में। तो लीनियर मैकेनिकल वेव का स्पीड जो है दो चीज पर डिपेंड करता है, इलास्टिक और इनर्शिया पर, इलास्टिक एंड इनर्शिया पर। अगर इलास्टिक, ये मोर इलास्टिक, इफ द मीडियम हैज मोर इलास्टिक एंड लेस इनर्शिया, देन वेव स्पीड इज लार्जर, वेव स्पीड इज लार्जर। मैकेनिकल वेव की बात अब करेंगे क्यों, नॉन मैकेनिकल वेव का स्पीड किस किस चीज पर डिपेंड करता है वो अलग चीज है। तो इतना चीज तो हम रिपीट करते हैं। अब आगे, आज इसमें जो मेन पॉइंट था वो हम रिपीट करते हैं। तो more if the medium is more elastic and less inertia, then wave speed is larger। ये मैकेनिकल वेव के लिए। अब केवल हम वेव भी बोलेंगे तो मैकेनिकल वेव ही समझना है। पहले हम ट्रांसवर्स वेव पढ़ेंगे, फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव अलग से पढ़ेंगे। मतलब पहले हम वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ेंगे, रस्सी पर जो वेव होता है वो एकदम ट्रांसवर्स ही होता है, मैकेनिकल वेव। फिर साउंड वेव पढ़ेंगे जो में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों होता है, लेकिन लिक्विड या गैस के अंदर में जब साउंड वेव चलेगा तो वो केवल लॉन्गिट्यूडनल। वेव आगे चलता कैसे है, तो ट्रांसवर्स वेव जो चलता है वो बताए थे, हाँ ये भी बताए थे, एकदम स्लो मोशन में क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में चलता है। इसको ऊपर नीचे करते रहिएगा तो पता नहीं चलता है, लेकिन स्लो मोशन में समझाए थे कि एक बार ऐसे आधा ऑसिलेशन कीजिएगा तो एक क्रेस्ट प्रोड्यूस होगा, नीचे का एक आधा ऑसिलेशन फिर कीजिएगा, आगे बढ़िएगा तो ये वाला क्रेस्ट आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर एक ट्रफ प्रोड्यूस होगा। इस तरह से इसको बार बार ऊपर नीचे कीजिएगा तो अल्टरनेट क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में ये रस्सी पर ट्रांसवर्स वेव प्रोपिगेट करता है। इसमें वेव इधर जा रहा है लेकिन रस्सी का पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है। तुम इस पर न बैठो।
हाँ, तो ये अल्टरनेट क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में चलता है। क्रेस्ट इसको कहेंगे, इसको ट्रफ। लेकिन ये केवल शेप चलता है, रस्सी का पार्टिकल नहीं चलता है। रस्सी का पार्टिकल अगर हम इसको रेड कलर से यहाँ पर रस्सी पर मार्किंग कर दें और उसको हम ऐसे इसको पकड़ के ऊपर नीचे जब करेंगे तो ये लाल कलर जो है केवल ऊपर नीचे होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रस्सी के पार्टिकल को तो हम पकड़े हुए हैं। रस्सी टाइट है तो रस्सी कैसे आगे बढ़ेगा? तो उस पर केवल क्या बढ़ रहा है? एनर्जी। कोई बोलेगा डिस्टरबेंस, उसको डिस्टर्ब किया, उसको डिस्टर्ब किया, उसको डिस्टर्ब किया, उसको डिस्टर्ब किया, बगल वाला मॉलिक्यूल को, बगल वाला पार्टिकल को, बगल वाला पार्टिकल। कोई बोले एनर्जी जा रहा है, कोई बोले क्रेस्ट जा रहा है, ये भी सही है। कोई बोले ट्रफ जा रहा है, ये भी सही है। कोई बोले वेव जा रहा है, ये भी सही है। कोई बोले पार्टिकल जा रहा है, ये गलत। पार्टिकल केवल अपने मीन वैल्यू के अबाउट ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, मीन पोजीशन के।
ये वेव पल्स कहलाता है। अब बार बार ऊपर नीचे करेंगे तो उसको वेव ट्रेंड कहते हैं। तो ये सभी बता दिए। अब हम ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन भी लिखा था, मैथमेटिकल इक्वेशन की आज बोले तो बात करेंगे। मैथमेटिकल इक्वेशन जितना भी हम अब बात करेंगे केवल मैकेनिकल वेव भी बोलेंगे तो आपको मैकेनिकल वेव ही समझना है, क्योंकि अब हम आगे जो भी बात करेंगे वो सब मैकेनिकल वेव का बात करेंगे। पहले मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, फिर मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब अब ये बोलने की जरूरत नहीं है मैकेनिकल वेव बार बार, केवल वेव बोलेंगे समझ जाइएगा। हम मैकेनिकल वेव ही अभी पढ़ रहे हैं। नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमको 12th में पढ़ना है। अब मैटर वेव तो हायर कोर्सेस में डिटेल से है, थोड़ा बहुत एक छोटा सा एक पेज फॉर्मूला पढ़ना है बस। वो भी साई के टर्म में कुछ उसका डेरिवेशन वगैरह में। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन केमिस्ट्री में मिलता होगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर साइंटिस्ट का नाम है। साई में एक इक्वेशन मिलता होगा, दे देता है कितना बुक में, विदाउट डेरिवेशन। डेरिवेशन तो फिर आपकी बुक में नहीं मिलेगा, 11th के 12th बुक में कितना फार्मूला लिख देता है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन राइटर कितना लिख देता है फाइनल फार्मूला। क्योंकि वो डिराइव जो होता है ना, उसके लिए मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा हायर कोर्सेस। 11th 12th के मैथमेटिक्स से भी वो डेरिवेशन नहीं होता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसी से क्वांटम नंबर आता है जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर नहीं, 4 होता है लेकिन 3 उसी से डिराइव होता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। एक बार केमिस्ट्री में कंपटीशन में भी क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें से कौन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव होता है या डिफाइंड होता है। तो प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम। तो ये बात तो समझ में आ गया। तो अब हम ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन पहले कैसे लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ ए ट्रेवलिंग वेव, ये हर केस में काम करेगा। हालांकि ये जो इक्वेशन पढ़ रहे हैं ये इक्वेशन सब केस में काम करेगा। मतलब चाहे वो वेव ऑन स्ट्रिंग हो, साउंड वेव हो या लाइट वेव हो, सब में इक्वेशन ये काम करेगा। इसलिए ये वेव का ये जो पहला टॉपिक है वेव ऑन स्ट्रिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आपको बताए भी थे कि साउंड वेव और लाइट वेव दोनों को समझने में बहुत हेल्प करता है। ये समझने में आसान होता है रस्सी पर वेव, थोड़ा सा इमेजिन मैंने देख भी सकते हैं, हल्का फुल्का समझ सकते हैं उसको। और फिर साउंड और लाइट वेव जो चलता है वो कैसे प्रोपगेट कर रहा है, वो विजुलाइज तो होता नहीं है, बट इसके इमेजिनेशन, इसको अगर थ्योरी पढ़ लेते हैं तो फिर उसको इमेजिन करके बड़ा आराम से समझा जा सकता है। तो अब ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन, अब जो है हम ये मान लीजिए रस्सी है, रस्सी के ये एक्स एक्सिस मान लिए, इधर हम वाई एक्सिस मान। हम आपसे अब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, पढ़ने के लिए पहले सिखा देंगे। ये रस्सी को टाइट हम पकड़े हुए हैं, ऑरिजिन पर पकड़े हुए हैं, इधर वाई एक्सिस माने हैं, ऑरिजिन पर हम पकड़े हुए हैं, और इस तरह से कि रस्सी में टेंशन हो तो रस्सी टाइट हो, छोड़ना कभी नहीं, लेकिन हमको इस पर वेव पल्स प्रोड्यूस करना। मतलब इसको डिस्टर्ब किए कितना टाइम के लिए, 0 से लेकर डेल्टा टी टाइम। मतलब ये कि जैसे इसको पकड़े हुए हैं यहाँ पर पार्टिकल को, इसको ऊपर ले गए फिर नीचे ले आए, धीरे धीरे उसे जल्दी कर देते हैं लेकिन समझना है स्लो मोशन। इसको ऊपर ले गए फिर नीचे ले आए, अब उसके बाद छोड़ने देना, कितना कहता छोड़ देंगे नहीं, मैंने उसके बाद अब आप आराम की, मैंने पकड़े रहना है बट अब नीचे नहीं कर, आपको केवल एक इस पर पल्स प्रोड्यूस होगा, क्रेस्ट। ये आगे जाएगा और पीछे से रस्सी सीधा होते जाएगा, जैसे पानी पर एक पिछले क्लास में बताए थे
कि एक अगर कंकड़ गिराया जाए शांत पानी पर तो एक सर्कुलर टाइप का डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है, वो डिस्टरबेंस आगे प्रोपेगेट करता है और पीछे से वाटर का सरफेस प्लेन होते जाता है। ये कोई भी देख सकता है, ये एक्सपेरिमेंट के लिए कहीं लेबोरेटरी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब इसको हम डिस्टर्ब किए कितना टाइम तक, डेल्टा टी टाइम, उसके बाद पकड़ करके ऑरिजिन पर ही लेफ्ट एंड ऑफ द स्ट्रिंग को ऑरिजिन पर पकड़ करके हम आराम कर, अब कुछ माने 0 से लेके डेल्टा टी टाइम तक इसको डिस्टर्ब। अब थोड़ा पढ़ने के लिए बता देते हैं, जैसे वाई एक्स टी, इसको क्या पढ़ेंगे, ये केवल वाई वो ब्रैकेट में रहता है, तो इसका मतलब कि वाई जो है एक्स और टी पर डिपेंड कर। अब तो बहुत बार ऐसा देख चुके होंगे फिजिक्स में क्वेश्चन कि ब्रैकेट में रहता है तो उसका मतलब होता है कि उस पर डिपेंड। तो इसको पढ़ेंगे क्या, हम बता देते हैं इसको क्या पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल of the string at a distance x at time t ऐसे पढ़। सोचिए क्या मैथमेटिक्स का भी बहुत अच्छा स्टाइल है। अब सोचिए इतना लिखने में टाइम लगा, बोलने में टाइम लगा, इंक भी खर्च हुआ, इसको केवल इतना लिख दिए तो जो ये पढ़ना जानता है समझ गया कि ये क्या है। तो चलिए पढ़ने के लिए सिखा दिए, ऐसे ही सब पहले भी सिखाए थे। जैसे वाई टी केवल रहता है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी, तो ये सब पहले भी कैलकुलस में सिखाए हुए हैं, फंक्शन उसको कहते हैं डिपेंड करना। यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट ए डिस्टेंस x एट टाइम t, उसको पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना सिखा दिए। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसको पढ़िए। तो ये को पढ़ना हम सिखाए, आप पढ़िए, इसको क्या पढ़ेंगे। पढ़ने आता है आपको? एगो हम सिखाए लेकिन फिर भी पढ़ने नहीं आता है, तो ठीक है हम ही पढ़ देते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द ऑरिजिन, माने x इक्वल टू 0 ऑरिजिन, एट टाइम t इक्वल टू 0। एक पढ़ना हम सिखाए तो एक पढ़ना आप सीखिएगा, इसको पढ़िए। तो हाँ पढ़िए, कितना लैंग्वेज में लिखते रहे। मैथमेटिक्स बना का है, बना है तो इस्तेमाल करेंगे। सिंबल बनाया है मैथमेटिशियन साइंटिस्ट, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। खाली इंक बर्बाद करेंगे और बोलने में एनर्जी ज्यादा खर्च करेंगे। अधूरा तो खैर कभी नहीं बोलना चाहिए, ये तो हम खुद सिखाते रहते हैं। लेकिन अगर सिंबल में बोलने पर बात पूरा हो जा रहा है तो फिर गलती थोड़े। हाँ तो अब नीचे जो लिखे हैं उसको क्या पढ़ेंगे हम। Displacement of the particle of the string at the origin at time delta t. Displacement of the particle of the string at origin at time delta t टाइम। अच्छा इसको क्या पढ़ेंगे। Displacement of the particle of the string at the origin at time t। चलो ठीक है, पढ़ना आया सबको कि नहीं, पहले बोलो पढ़ना आया कि नहीं। पहले पढ़ने के लिए सीखना, कुछ कंसेप्ट नहीं भी सीखना, क्योंकि ये सब जो स्टाइल बनाया है मैथमेटिशियन, पहले साइंटिस्टे बनाया था। शुरुआत में कैलकुलस आविष्कार जो हुआ था वो सब साइंटिस्टे का जरूरत पड़ गया था फिजिक्स लिखने के लिए, बोलने के लिए, इंटीग्रेशन जोड़ने के लिए, इंस्टेंटेनियस चेंज निकालने के लिए। इसीलिए पहले जो है फिजिक्स का ये एक चैप्टर हुआ करता था। लेकिन जब धीरे 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 ये मैथमेटिक्स बहुत बड़ा
माने ज्यादा हो गया, तब ये अलग एक मैथमेटिक्स का बुक बन गया है। लेकिन हमको उतना जरूरत नहीं पड़ता है फिजिक्स में, जो जितना जरूरत पड़ता है हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो पढ़ने के लिए तो सिखा दिए हम आपको, इसमें जिसको नहीं पढ़ने आता है 2-4 बार पढ़ लीजिए, मन में गुनगुना लीजिए। ऑरिजिन पर जो रस्सी का पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू 0। ऑरिजिन पर जो रस्सी का पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट एट टाइम डेल्टा टी। ऑरिजिन पर जो रस्सी का पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस एट टाइम टी। पहले पढ़ना सीख लीजिए, क्योंकि इसमें फिजिक्स नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, ये पढ़ने के लिए सिखा रहे हैं। ये भी तो जरूरी है, नहीं पढ़ने आएगा तो फिर कंसेप्ट आगे कैसे समझिए। पढ़ने के लिए भी तो आना चाहिए ना। ठीक है, मैथमेटिशियन लिखने के लिए शॉर्टकट एक तरीका बताया है, बट हमको वो पढ़ने के लिए आना जरूरी है, क्योंकि हम आगे सब लिखेंगे तो ऐसे ही ना। अब उतना कौन लिखे, इतना लिखेंगे जब तरीका बताइए दिया है। पहले पढ़ना सबको आया कि नहीं, पहले बताइए। यस सर। और अगर Yes, पढ़ने sir. के लिए आपको आ गया तो अब फिजिक्स थोड़ा हम बात करते हैं सिचुएशन। यहाँ क्वेश्चन में हम ये रस्सी का जो पार्टिकल के ऑरिजिन वाला पार्टिकल को जो पकड़े हुए हैं उसको डिस्टर्ब किए थे, ऊपर ले गए थे, मान 0, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 0। फिर उसके बाद पकड़ के रेस्ट में पड़े हुए। मतलब हमने 0 से लेके डेल्टा टी टाइम तक ही केवल इस पार्टिकल को वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट किए हैं। ये तो सुनिए लिए थे आप, तो अब पढ़ना भी जानिए गए आप। चलिए बढ़िया बात है। तब इसका वैल्यू अब बताइए क्या बराबर क्या लिखे। पढ़ना जान गए, क्वेश्चन सुन लिए हैं, अब उसका आंसर बताइए। नहीं बताइएगा। ए साइन डेल्टा इज इक्वल टू 0। फर्स्ट का 0, सेकंड का भी 0। इसका 0, इसका 0। हाँ, नोट देख के मत बोलिएगा। ठीक बोले, क्योंकि 0 सेकंड पर ये इसको ऑरिजिन पर ही पकड़े हुए। मान ले इसको हम डेल्टा टी सपोज समझाने के लिए 6 सेकंड ले लेते, ऐसे समझाने के लिए उतना टाइम थोड़ा लगेगा, जल्दी जल्दी करेंगे तो 21 सेकंड में ऊपर नीचे कर देंगे। तो 0, 1 मिलीमीटर 1 सेकंड में, 2 सेकंड में 2 मिलीमीटर ले गए उसको ऊपर। समझाने के लिए, फिगर साफ बनाने के लिए, चलिए 0, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। हाँ, तो 0 सेकंड में 0, 1 सेकंड में 1 मिलीमीटर, 2 सेकंड में 2 मिलीमीटर, 3 सेकंड में 3 मिलीमीटर, 4 सेकंड में 2 मिलीमीटर, 5 सेकंड में 1 मिलीमीटर, 6 सेकंड में 0। उसके बाद रुक गया। एक ही है ना। हाँ, तो डेल्टा टी समझाने के लिए 6 सेकंड लिए। तो 0 सेकंड पर ये ऑरिजिन वाला पार्टिकल ऑरिजिन पर ही था, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस 0, एकदम करेक्ट। और फिर डेल्टा टी टाइम के बाद फिर इसको यहीं पर लाके पकड़े हुए हैं। इसका मतलब डेल्टा टी टाइम पर भी ये रस्सी का पार्टिकल जो ऑरिजिन पर है वो ऑरिजिन पर फिर आ गया डेल्टा टी टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस बराबर 0 एट टाइम डेल्टा टी। 0 टाइम पर भी 0 और डेल्टा टी टाइम 0 टाइम पर 0, और फिर बीच में कुछ डिस्प्लेस हुआ है वाई एक्सिस के अलोंग, और फिर डेल्टा टी टाइम पर फिर अगेन 0। मतलब एकदम सही बोले, लेकिन 2 ही को आंसर बोले, क्वेश्चन वहां 3 को लिखा हुआ। क्या ये समझ पैसे, ये 2 को समझ सबको समझ में आया कि नहीं? कि ये डिस्प्लेसमेंट जो इसका पार्टिकल का है अलोंग वाई एक्सिस टी इक्वल टू 0 टाइम पर 0
और फिर ऊपर ले गए, फिर डेल्टा टी टाइम पर यही लाके पकड़े हुए हैं, मतलब डेल्टा टी टाइम पर भी वो ऑरिजिन पर ही आ गया, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट जीरो। हम केवल इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, रस्सी के उस पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो ऑरिजिन पर है। थर्ड वाला टाइम पे डिपेंड करेगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत, ये इट डिपेंड्स अपॉन टाइम, बहुत अच्छा, ये कांस्टेंट नहीं होगा, टाइम पर डिपेंड करेगा, ठीक बोल। जैसे 1 सेकंड में 1 मिलीमीटर, 2 सेकंड में 2 मिलीमीटर, 3 सेकंड में 3 मिलीमीटर, 4 सेकंड में 2 मिलीमीटर, 5 सेकंड में 1 मिलीमीटर, तो इसका मतलब कि ये बीच का जो टाइम है वो टाइम जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे इसका डिस्प्लेसमेंट भी बदल रहा है। सही बोले क्या? तीनों जवाब दे दिया, बहुत अच्छा, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, अगर y डिपेंड्स अपॉन x, इसको भी कैलकुलस में लिखने का स्टाइल होता है, क्या लिखते हैं इसको? कैलकुलस में हम शुरुआत जब किए थे, ये स्टाइल हम आपको सिखाए थे, इसको भी मैथमेटिक्स में कैलकुलस में लिखने का स्टाइल होता है, y डिपेंड्स अपॉन x। y is equals to fx। अरे वाह वाह वाह, एकदम सही, y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू fx। हाँ, वो लिखने का एक स्टाइल बनाया है मैथमेटिशियन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, y इज इक्वल टू fx। हाँ ठीक है, इसको पढ़ते हैं, लिखने का एक तरीका बना दिया, f का मतलब डिपेंड करना और x पर डिपेंड करता है। हाँ, इसको लिखने का पढ़ते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x। तो बताइए, इसको भी तो हम लिख सकते हैं, ये डिपेंड कर रहा है टाइम पर, तो क्या लिखें इसको? F is a function of फंक्शन ऑफ टाइम, mathematical style, yes, style, it is not physics, it is a style of calculus, it depends upon time को ऐसे लिखा जाता है। अगर y x पर डिपेंड करता है तो y इज फंक्शन ऑफ x, y टाइम पर डिपेंड करता है तो y इज फंक्शन ऑफ टाइम, y वेलोसिटी, जैसे काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है तो हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। इट इज अ स्टाइल ऑफ कैलकुलस, नॉट फिजिक्स। बहुत अच्छा, कुछ कुछ पढ़ता है। अभी देखिए, कोई साइंस की बात नहीं हुआ है, जो भी बात हुआ है सिंपल सिंपल सा बात हुआ है। एक पढ़ने को सिखाए हैं, दूसरा तीनों का आंसर पूछे, जो आप यहाँ देखें कि जीरो टाइम पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, फिर टाइम के अनुसार चेंज हो रहा है, फिर डेल्टा टी टाइम पर भी जीरो हो गया। हम केवल देख किसको रहे हैं? एक पार्टिकल को, पूरे रस्सी को नहीं देख रहे हैं, एक पार्टिकल। कौन वाला पार्टिकल को? रस्सी के वो पार्टिकल को जो ऑरिजिन पर, उसी को देख रहे हैं। और जीरो पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, डेल्टा टी पर भी जीरो, अब बीच के टाइम पर डिपेंड्स अपॉन टाइम, इसको ऐसे लिखेंगे। मतलब आपने तीनों का आंसर बताए, कुछ लोग, बाकी को समझ में आया कि नहीं बताइए। इसमें कोई बात नहीं है, अभी फिजिक्स इसमें तो कुछ होगा नहीं किया, फुल मैथमेटिक्स हो रहा है। हमने डेल्टा टी टाइम तक डिस्टर्ब किया, अब 3 गो क्वेश्चन पूछे, ये सब जो स्टाइल है वो मैथमेटिक्स का स्टाइल है, कैलकुलस का लिखने का तरीका है। पढ़ने के लिए सिखा दिए, क्वेश्चन पूछ लिए, बस 1-2 क्वेश्चन और पूछेंगे। अब पूछते पूछते ही एगो नया चीज आ जाएगा। ये जो वेव, ये आगे चलेगा ना, इसे पीछे से रस्सी सीधा हो जाएगा। ये रस्सी पर तो देखना थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि रस्सी पर वेव जल्दी जल्दी चलता है। आप पानी पर लेकिन एगो वेव पल्स प्रोड्यूस कीजिएगा तो आराम से एकदम सब कोई देख सकता है, एकदम कि वो पल्स आगे बढ़ते जाता है, पीछे से पानी का सरफेस प्लेन होता जाता है। हाँ, अगर बार बार कंकर उसमें गिराए तो फिर वो लगातार वेव प्रोड्यूस होगा, तो फिर आगे जाएगा, पीछे से नया प्रोड्यूस होगा, फिर वो आगे जाएगा, पीछे से फिर नया प्रोड्यूस होगा, वो भी आगे जाएगा। लेकिन एक बार अगर डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करके छोड़ दिए तो एक पल्स डेवलप होगा, उसको पल्स कहते हैं। चलो ठीक है, अब हम आपसे क्वेश्चन की बात करते हैं कि मान लीजिए कि इसको, ये भी स्पीड से चल रहा है, कौन?
वेव, एनर्जी, वेव जा रहा है, एनर्जी जा रहा है, डिस्टरबेंस जा रहा है, क्रेस्ट जा रहा है, ये सब बोलिए, बट रस्सी का पार्टिकल नहीं जा रहा। ध्यान रखिए, अगर आपके माथा के ऊपर, जैसे मान लीजिए इसको लगातार ऊपर नीचे ऑसिलेट कर लीजिए, यहाँ पर हम खड़ा हैं, यहाँ पर हम खड़ा हैं, मेरे माथा को ऊपर रस्सी ऊपर में फिट किया हुआ है, हम देख रहे हैं ऐसे क्रेस्ट दिखाई दे रहा है। अब हम जितना स्पीड से ही जा रहा है उतने स्पीड से हम भी जा रहे हैं, तो मेरे माथा के ऊपर क्रेस्ट, तो मेरे माथे के ऊपर क्रेस्ट रहे। हाँ, लेकिन आप जरा सोचिए, थोड़ा मजा लीजिए बात में। अब आपके रिस्पेक्ट में रस्सी जो है चल रहा है, लेकिन क्रेस्ट स्थिर है, माने ये वाला शेप स्थिर है, पर रस्सी पीछे जाते हुए दिखाई देगा। क्यों? अरे भाई, जमीन के रिस्पेक्ट में रस्सी रेस्ट में है, क्योंकि फिक्स है। कोई रस्सी को फिक्स किया हुआ है, आप पकड़े हुए हैं, तो ऐसे देख रहे हैं तो रस्सी रेस्ट में है, ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन इधर उधर नहीं जा रहा है, आगे पीछे। तो अगर हम ही आगे जाएंगे तो मेरे रिस्पेक्ट में रस्सी पीछे जाएगा ना। ट्रेन आगे जाता है तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में खेत, पोल सब पीछे जाते दिखाई देता है। तो सोचिए, इस आदमी के रिस्पेक्ट में क्रेस्ट रेस्ट में है, लेकिन रस्सी पीछे जा रहा है। पर जमीन वाला आदमी के रिस्पेक्ट में क्रेस्ट जा रहा है, डिस्टर्बेंस जा रहा है, वेव जा रहा है, पर रस्सी जो है नहीं जा रहा है इधर। ये वेव का स्पीड डिपेंड करता है एनर्जी जाने का स्पीड। वेव स्पीड मतलब एनर्जी जाने का स्पीड। इलास्टिक और इनर्शिया प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। अगर पूरा थ्रू आउट रस्सी एक जैसा हो, ये कि कहीं मोटा कहीं पतला हो, तब वेव का स्पीड ये कांस्टेंट हो जाएगा। एक और स्पीड इसमें होता है, पार्टिकल स्पीड। ये वेव स्पीड हुआ ना, एक पार्टिकल स्पीड भी होगा, पार्टिकल स्पीड भी। हाँ, अरे और पढ़े हुए हैं आप। अगर ये कोई रस्सी का पार्टिकल जो है ऊपर नीचे जो कर रहा है, इसको बार बार ऊपर नीचे करेंगे तो रस्सी का हर पार्टिकल ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो वो पार्टिकल स्पीड एक होता है। ये पार्टिकल का जो स्पीड है वो वाई एक्सिस के अलाउंग इधर, और वो मीन अगर एसएचएम के जैसा ऑसिलेट करेगा तो उसका मीन पोजीशन पर स्पीड होगा ओमेगा ए, और एक्सट्रीम पोजीशन पर 0, और यहाँ से वाई डिस्टेंस पर स्पीड होगा, वाई डिस्टेंस पर ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पढ़े कभी एसएचएम कर रहा है? ये पार्टिकल का स्पीड है। अरे पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है तो पार्टिकल का स्पीड नहीं होगा, लेकिन इधर कौन जा रहा है? इधर पार्टिकल नहीं जा रहा है सर, एनर्जी जा रहा है, हाँ, वेव जा रहा है, हाँ, डिस्टर्बेंस जा रहा है, हाँ, क्रेस्ट जा रहा है, हाँ, पल्स जा रहा है, हाँ, पर पार्टिकल नहीं जा रहा। तो ये वेव का स्पीड हुआ, एनर्जी जाने का स्पीड। दो स्पीड इसमें, इसलिए केवल स्पीड बोलना इसमें खतरा से खाली नहीं है। ये वेव स्पीड बोलेंगे या पार्टिकल स्पीड बोलेंगे, समझ गए? दो स्पीड है, वो एनर्जी जाने का स्पीड अलग है, अब पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है उसका भी तो स्पीड होगा, लेकिन उसका स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा। वो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 होगा, जो आप ऑसिलेशन में पढ़े हैं, लेकिन उसका कांस्टेंट नहीं होगा। पर वेव स्पीड जो है वो अगर थ्रू आउट रस्सी एक जैसा है तो वेव स्पीड कांस्टेंट। तो ये दोनों में अंतर समझे पहले, बहुत की देखिए इतना चीज सिखाना पड़ता है तब जाके टॉपिक पर पहुंचते हैं। वेव स्पीड, पार्टिकल स्पीड। पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल चल नहीं रहा है, पूरे रूप से उठ के नहीं जा रहा है। पूरे रूप से उठ के जाएगा तो उसको वेव कहेंगे ही नहीं। वेव का तो यही डिफिनेशन है कि एनर्जी जाए लेकिन उसके साथ साथ मैटर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैटर ऑसिलेट कर सकता है। तो जब ऑसिलेट करता है तो उसका स्पीड भी तो होगा। ऑसिलेशन में मीन पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर स्पीड 0 हो जाता है, मिनिमम। लेकिन जो एनर्जी जा रहा है, डिस्टरबेंस जा रहा है, क्रेस्ट जा रहा है, उसका भी तो स्पीड होगा, वो वेव स्पीड कहलाएगा, और वो कांस्टेंट होगा अगर मीडियम। वेव स्पीड मीडियम पर डिपेंड करता है। जैसे लाइट का स्पीड पानी में अलग होता है, हवा में अलग होता है, लेकिन पानी में ही थ्रू आउट चल रहा है तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा, वो वेव स्पीड।
समझ रहे हो, वेव स्पीड, ये वेव स्पीड और पार्टिकल स्पीड, इसमें दो हो गए। अच्छा ठीक है, दोनों समझ गए ना, अलग अलग चीज है कि नहीं समझ में आया, 2-3 बार बोल चुके हैं। इजी बात है, तो अपने से भी सोचना चाहिए कि पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर, मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग, लेकिन वेव जो जा रहा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है। बात को गौर कीजिएगा, एनर्जी जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, अब पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, इसलिए पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग होगा, अब वेव का वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग। हाँ, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव रहेगा ना, तो वेव जिधर जाएगा पार्टिकल उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का भी वेलोसिटी हो, पर फिर भी पार्टिकल वेलोसिटी फिर भी अंतर रहेगा, पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज होगा मीन पोजीशन पर, मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पर जी। पर जो डिस्टर्बेंस जाएगा, वेव जाएगा, जैसे जो साउंड जा रहा है हवा में, इसका स्पीड होता है करीब करीब 340 मीटर पर। तो ठीक है, ये जो स्पीड होता है हवा में, मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट से मेजर होता है, आगे बात करेंगे साउंड वेव का। तो एनर्जी जाने का एक स्पीड होता है, सब वेव स्पीड इसको कहते हैं। जैसे लाइट में जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड सुनते हैं, जिसको सी से डिनोट करते हैं, लगभग में यही वैल्यू होता है, ये लाइट का वेव स्पीड, लाइट स्पीड, लाइट का स्पीड है, एनर्जी जाने का स्पीड। इसके वजह से अगर कोई मीडियम में पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो उसका अपना वो तो वेरिएबल होगा ऑसिलेट, ये पार्टिकल वेव स्पीड। हालांकि इसका बात तो कर बोले थे नहीं करेंगे, इसका बात तो अलग होगा, क्योंकि उसका चलने का स्पीड अलग चीज पर डिपेंड करता है, इलास्टिक इनर्शिया पर नहीं, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, जिसका बातें अभी नहीं करना है, लेकिन करना है, 12th करना है लाइट में, मतलब आपको पढ़ना है पर लाइट में। तो ये दो को स्पीड होता है, ये बात आप समझ गए। मेरा एक क्वेश्चन है कि यहां से कोई यहां गया है कि नहीं गया है? जैसे मान लिया यहाँ से डिस्टर्बेंस जो यहाँ से यहाँ तक गया है कि नहीं? हाँ सर गया है। क्या पार्टिकल गया है? नहीं, डिस्टर्बेंस गया, डिस्टर्बेंस गया। ये तो समझ गए हैं बढ़िया से, पार्टिकल कैसे जाएगा, वो तो पकड़े हुए हैं रस्सी को, तो भला कैसे जाए? इसको हम ऊपर किए, मान लिया उसी समय हम t = 0 मान लिया इसी से, तो अब इसको जब नीचे किए तो ये वाला जो डिस्टर्बेंस है वो आगे बढ़ जाता है एकदम सेम सेफ। अगर मैकेनिकल एनर्जी का लॉस कंसीडर नहीं किया जाए तो जानते हैं शेप भी एकदम सेम रहे, वो तो कुछ जैसे ऐसे जा रहा है तो हवा रिसिस्ट करेगा इसको, तो इससे इसका मैकेनिकल एनर्जी घट जाता है, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड घटते जाता है, आगे बढ़ते जाता है, एम्पलीट्यूड उसका घटते जाता है। लेकिन अगर आइडियल केस की बात करें, अगर ऐसा ना होता तब एकदम सेम शेप में आगे बढ़ते जाते, जा कौन ची रहा है, इस पर सोचे विचारे, नहीं विचार सोचिए नहीं सर, क्रेस्ट जा रहा है, हाँ ठीक, जो यहाँ मैक्सिमम डिस्टरबेंस था वो मैक्सिमम डिस्टरबेंस यहाँ पहुंच गया, अब पीछे पीछे सर रस्सी सीधा हो गया है। हाँ, रस जैसे पानी में, यहाँ पानी कंकड़ गिरा है, यहाँ जो मैक्सिमम हुआ वो मैक्सिमम कुछ देर के बाद यहाँ पहुंच गया है, तो वो डिस्टरबेंस केवल गया है, क्या गया है? सोचिए ना भाई जरा, फिजिक्स नहीं, थोड़ा ऐसी सोचिए ना, फिजिक्स नहीं सोचिए, ऐसी सोचिए कौन सी गया है? पार्टिकल तो गया नहीं, फिर गया क्या? नहीं सोच, वेव गया, एनर्जी गया, एनर्जी गया, फिर जाकर तू दीवार के पास पहुंचे, झटका मारेगा, जैसे पानी में किनारे जाकर करके मारता है झटका, नदी के किनारे खड़ा रहिए, अगर उधर से लहर आ रहा है तो मारा, वेव उसी पर, फिर टकरा के बेचारा लौट जाता है, रिफ्लेक्शन होता है। पर अभी रिफ्लेक्शन उसी पे बात नहीं करेंगे, जितना बोले उतने सोचिए, ज्यादा मत सोचिए, तब बढ़िया से समझ में आएगा।
वो अलग पढ़ेंगे टॉपिक, वो भी पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। पहले अभी प्रोपेगेशन पढ़वे नहीं किए, आगे कैसे बढ़ता है, रिफ्लेक्शन पहले कैसे पढ़ना। हाँ? तो अगर एक मैकेनिकल एनर्जी का कोई लॉस कंसीडर नहीं किया जाए तो वेव का स्पीड कांस्टेंट होगा। ठीक, अब देखिए हम एक ऐसा क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं जो जरा ध्यान से सुनिएगा, और वो क्वेश्चन का जो जवाब है उसको देने के लिए आपको 9th का फिजिक्स का जरूरत पड़ेगा। तो आप तो बता ही देंगे सर, पूछिए। ठीक है, पूछते हैं। जो डिस्टरबेंस यहाँ पर था टी टाइम पर, यहाँ मान लो टी टाइम पर 3 सेकंड, वो डिस्टरबेंस को यहाँ जाने में, उस डिस्टरबेंस को यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? ये पीछे से रस्सी प्लेन हो जाएगा ना, फिर हाफ प्लेन हो जाएगा। तो ये डिस्टरबेंस जो यहाँ था वो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? टाइम बताइए। जो डिस्टरबेंस यहाँ है वो कितना टाइम के बाद यहाँ रहेगा? माने यहाँ मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम कहीं आगे पहुंचेगा ना, क्रेस्ट आगे जाएगी। तो वो जो डिस्टरबेंस यहाँ था उसको यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा ये छोड़िए, एक बस जा रहा, ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे, आप ही को बताना। ये बस जा रहा है, ठीक है, जो बस यहाँ है, ये बस भी स्पीड से जा रहा है, तो ये यहाँ से डिस्टेंस यहाँ गया, एक्स डिस्टेंस गया, तो बस को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये यहाँ से यहाँ तक बस को जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर बोलिए आंसर, और आंसर उसी के टर्म में होना चाहिए जो क्वेश्चन में हम दिए हैं, मैंने जो यहाँ लिखा हुआ है, Vx वी एक्स एक्स बाई वी। एक्स बाई वी। अच्छा ठीक, ये टाइम इतना टाइम के बाद इतना टाइम लगेगा उसको जानने में, ठीक, एक्स बाई वी टाइम लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, ये 9th क्लास का हम तो बोलिए कि जो फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा 9th क्लास का। ये बस वाला बता दिया, यही बात यहाँ नहीं बताता। यहाँ क्रेस्ट जा रहा पर जा तो कांस्टेंट स्पीड से रहा, तो जो क्रेस्ट यहाँ था वो यहाँ पर, यहाँ कितना देर के बाद पहुंचेगा? यहाँ जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? एक्स बाई वी। एक्स बाई वी। x by v। हम नहीं अच्छा एक बात और सुन लीजिए, हम अभी जितना अभी बहुत इजी इजी एक दो क्वेश्चन जो पूछने वाले और हैं उसका जवाब हम नहीं बताएंगे। अगर आप नहीं बताइएगा तो कोई न कोई तरीके से आप ही से बोलवा देंगे, ये जान लीजिए, हम नहीं बताएंगे। इतना इजी क्वेश्चन का हम कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, जो डिस्टरबेंस यहाँ टी टाइम पर है, माने डिस्टरबेंस माने डिस्प्लेसमेंट 3 मिलीमीटर मान ले जाए मैक्सिमम, वो तो आगे बढ़ गया, वही जा रहा है आगे, रस्सी नहीं जा रहा है, खाली बस उसका सेप जा रहा है, क्रेस्ट जा रहा है। तो जो डिस्टरबेंस यहाँ पर टी टाइम पर है, ऑरिजिन पर डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख ही देते हैं स्टाइल। हाँ है ना, इसका मतलब समझ गया ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द ऑरिजिन एट टाइम टी। जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ टी टाइम पर है वही डिस्प्लेसमेंट, वही डिस्टरबेंस यहाँ पर कितना टाइम पर रहेगा? जो यहाँ टी टाइम पर है वो वही वाला यहाँ पहुंच जाएगा, कितना टाइम पर वहां रहेगा? एक्स बाई वी। अच्छा ठीक, और कोई बुझ बोलिएगा। वो बोले एक्स वाई वी टाइम पर, जो टी टाइम यहाँ पर है वो एक्स वाई वी टाइम पर यहाँ रहेगा। एक स्टूडेंट का आंसर ये, t जैसे plus क्वेश्चन कुछ x बोल by रहे v। हैं। अच्छा आपका आंसर ये है कि जो अगर टी टाइम पर यहाँ है तो वही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर रहेगा टी प्लस एक्स वाई वी। अच्छा ठीक, 2 आंसर आया है, ठीक।
ठीक। अब सुनिए अब यहाँ पर ये बस, अगर बस ये 12 बजे यहाँ पर है, 12 बजे यहाँ पर है, इसको मान लीजिए XY भी मान ले आधा घंटा लगता है, आधा घंटा, हाफ एन आवर। तो अगर 12 बजे यहाँ है तो ये बस कितना बजे यहाँ रहेगा? 12:30। 12:30। वाह, यहाँ बता देता है, वाह। पर यहाँ नहीं बताता है, बड़ा तकलीफ होता है। तो जो अगर जो मैंने अगर ये क्या किया आप, ये जितना जाने में टाइम लगा उसमें जोड़ दिए आप, है? जोड़ दिए ना। अरे 12 बजे यहाँ है तो 12:30 बजे वहां बस पहुंच गया, है? तो फिर यहाँ बताने में क्या तकलीफ हो रहा है आपको? तो जो यहाँ टी टाइम पर है वो वहां कितना टाइम पर रहेगा? यहाँ पर कितना टाइम पर रहेगा? T+1। हाँ, देखिए हम बोले थे ना कि हम नहीं आंसर बताएंगे, कोई उपाय से नहीं बताएंगे, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन का हम आंसर बताएंगे नहीं, आप ही से पूछेंगे और आप बताइएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन। इधर बस है ना, इधर बताइएगा, इधर नहीं बताइएगा तो उधर तो बताइएगा, जरूर बताइए। आएगा और क्वेश्चन पूछने घुमा फिरा, और क्वेश्चन घुमा फिरा। जो डिस्टरबेंस हाँ, अब बताइए, जो डिस्टरबेंस यहाँ टी टाइम पर है ना, डिस्प्लेसमेंट, वही ऑरिजिन पर कितना टाइम पर रहा हो? T minus XYV। T माइनस एक्स। ओ, ये लगता है बता, ठीक। माने जो यहाँ 12:30 बजे है वही बस यहाँ पर कितना बजे रहा होगा? तो जितना यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा उसको इसमें घटा देंगे। मान ले आधा घंटा लगा तो आधा घंटा इसमें घटा देंगे, मतलब कि 12 बजे रहेगा। तो जो यहाँ पर बस ही समझिए ना इसको भाई, क्रेस्ट जा रहा है, बस जा रहा है कांस्टेंट स्पीड। तो जो क्रेस्ट यहाँ पर टी टाइम पर है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टरबेंस, ये एम्पलीट्यूड, वही यहाँ कितना टाइम पर रहा होगा? जो यहाँ टी टाइम पर है वो ऑरिजिन पर कितना टाइम पर रहा होगा? T minus XYV। T माइनस XY। चलिए, अभी कुछ देर पहले पढ़ने के लिए सिखाए थे, देखे तो एक क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, ये सही है कि गलत आपको बताना है। हम लिखे हैं या हमको पता नहीं है, ये भी बोल सकते हैं। ये लिखे हैं, पहले पढ़ना अभी सिखाए थे, वो याद है कि भूल गए? जो याद है। पढ़ना अभी अभी सिखाए थे वो आपको याद है कि भूल गए? याद है सर। याद है, अच्छा। अगर याद है तो आप ये बताइए कि ये जो हम लिखे हैं ये ट्रू है या फॉल्स? बताइए। ट्रू है। या सही है हम सर। नहीं समझते? तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हम नहीं समझते कि ये क्या क्वेश्चन है, ये भी हो सकता है। सही है सर। सही है, मतलब पढ़ के हम सही। बताते हैं आपको, पढ़ने तो आए क्या है। हाँ ठीक है। डिस्प्लेसमेंट along y axis at distance x at time t is equal to displacement at the origin, मतलब x is equal to 0 at time t minus x by v। माने जो यहाँ अभी समझे थे उसी को हम कैलकुलस के स्टाइल में लिख दिए हैं। तो क्या यह स्टाइल पसंद आया आपको? नहीं, ये स्टाइल पसंद नहीं है। हाँ आया आपको, हम जान रहे हैं, आप बोलबे कि ये समझ में आ गया। ट्रू है। मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट
x डिस्टेंस पर है एट टाइम t, वही डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन कर रहा होगा एट टाइम t माइनस एक्स बाई भी टाइम पर। हाँ ठीक है ठीक। अच्छा अब जरा आई टेस्ट करते हैं। कौन सी टेस्ट? आई टेस्ट। सर आज क्या पढ़ा रहे हैं कि तो कुछ फिजिक्स से नहीं है, जो भी है कॉमन सेंस आई टेस्ट कैलकुलस का लिखने का स्टाइल हम के यहाँ आज यही चल रहा है, फिजिक्स नहीं चल रहा, अगले दिन से चलेगा फिजिक्स। आज यही सब स्टाइल, बोलने का स्टाइल, लिखने का स्टाइल, कॉमन सेंस, आई टेस्ट, यही सब होगा। अब आई ये अभी अभी कुछ देर पहले बताए थे इसका आंसर, इसका आंसर बताए थे, इसका भी आंसर बताए थे। इसका भी आंसर बताए थे, इसका भी आंसर बताया। हाँ क्या बताया थे इसका आंसर? 0, इसका 0 और इसका टाइम पे डिपेंड करेगा। FT टाइम पर माने एफटी। अच्छा एफटी। अरे जब कैलकुलस का स्टाइल भी आपको समझ में ही गया तो एफटी बोलिए, उतना इट डिपेंड्स अपॉन टाइम काल बोलिएगा। जब मैथमेटिक्स ये मैथमेटिशियन जब स्टाइल बनाइए दिया है तो एनर्जी बचाइए, थोड़ा खाना कम खाइएगा तभी काम चल जाएगा, तो बचत होगा खाना। स्टाइल बना ही दिया तो इट डिपेंड्स अपॉन टाइम। अब काल बोलना सही है, आंसर सही है, आंसर गलत नहीं है, लेकिन जब मैथमेटिक्स का स्टाइल आप जान गए तो एफटी बोलिए। चलिए ठीक। अब क्या करना है? अब देखिए क्या करना है, इसको देखना है और इसको देखना है। हाँ इसको देखना है, इसको देखना, इसको देखना, उसको देखना, इसको देखना, उसको देखना, इसको देखना, इसको देखना। अब देखते देखते अगर आपको कुछ ख्याल आ जाए तो यहाँ बराबर में अगर कुछ लिखने का, तो आपको बताना है कि कुछ ख्याल आया कि नहीं ख्याल आया तो नहीं, कोई बात नहीं। आपको इसको देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है, और इतना बराबर क्या लिखें यहाँ पर। अगर आपको कुछ ख्याल आता है तो बताना है, नहीं ख्याल आता है तो कोई बात नहीं, आराम करना है। दोनों को देखिए जी भर। दिस इज द आई FT minus टेस्ट। XYV, function of T minus XYV. अरे वाह देखिए आंख बढ़िया, तो क्लास से भी ज्यादा दूरी से आंख ठीक हो गया, क्लास में आंख खराब रहता था, कितना बढ़िया है। यहाँ बैठ करके क्लास बहुत दूर में देखिए अगला जब अलग बैठा हुआ है, कोई डिस्टरबेंस नहीं। आंख ठीक। यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ x बराबर 0 है, x बराबर 0 है, यहाँ t है, यहाँ t के जगह पर t माइनस एक्स वाई भी है, इसलिए इतना बराबर अगर एफ टी है तो यहाँ t के जगह पर t माइनस एक्स वाई भी है, तो इतना को हम लिखेंगे। ठीक, मतलब इसका आंसर ये आ। चलिए ठीक, तो ये हुआ आई टेस्ट। इसको क्या हुआ? आई टेस्ट। कुछ 9th का फॉर्मूला, कुछ मैथमेटिक कैलकुलस के लिखने का स्टाइल, कुछ कॉमन सेंस का क्वेश्चन, कुछ पढ़ने का तरीका, और कुछ आई टेस्ट हुआ। कोई खास 11th का फिजिक्स नहीं हुआ, 11th का फिजिक्स नहीं हुआ। अभी कुछ यही सब स्टाइल चल रहा है। कितना सोच रहा है इसे कर क्या रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में तो आ रहा है, क्योंकि इसमें जो भी चीज यूज हो रहा है वो या तो लोअर क्लास का चीज है या कॉमन सेंस है बस। वो कैलकुलस, हाँ एक चीज यूज हो रहा है कैलकुलस का पढ़ने का स्टाइल बस। अब इसको हम केवल y भी लिख सकते हैं, केवल y भी। हाँ ये बगल में xt लिखना जरूरी नहीं है, वो तो xt लिख देते हैं, है तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस में। क्या है डिस्प्लेसमेंट अलोंग y? पढ़िए इसको, अभी पढ़ने सिखाए थे, भूल तो नहीं गए। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस एट ए ऑन पार्टिकल जो x डिस्टेंस पर है और t टाइम पर। ये तो ये दिखाता है कि x और t पर डिपेंड कर रहा है, v वेव स्पीड कांस्टेंट। मैंने इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन आया ना, इसी को कहते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए ट्रेवलिंग वेव। इसी को कहा जाता है ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन। मतलब ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? तो
जो ऑसिलेट कर रहा है उसका वैल्यू लिखा जाता है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। भी तो वेव स्पीड कांस्टेंट, मतलब इक्वेशन, मतलब जैसे मान लिया सर साउंड में तो लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा। हाँ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स बाई भी। अभी हो जाएगा लाइट वेव का स्पीड। साउंड वेव में यहाँ पर चेंज इन प्रेशर ऑसिलेट करता है तो पी लिख दीजिए, पी इज अ फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स बाई भी। मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किधर जा रहा था? फिगर मिटा दिया, नहीं अभी बचा हुआ है। इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ कांस्टेंट स्पीड भी। यहाँ पार्टिकल स्पीड नहीं, वेव स्पीड है, ये वेव स्पीड। अब हुआ ये 11th का फिजिक्स। इसलिए डायरेक्ट कितना कोई रटवा दिया जाता है कि इसका डेरिवेशन तो क्या पड़ेगा, लेकिन हम आपको डिराइव करके बता दिए। देखिए, क्योंकि डेरिवेशन में जो जो चीज यूज हुआ ना वो एकदम इजी चीज था, पर डायरेक्ट ये फंक्शन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए ट्रेवलिंग वेव। सर अगर मान लीजिए जेड एक्सिस के अलावा ट्रेवल करेगा तो जेड बाई वी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए ट्रेवलिंग वेव traveling along positive x direction with constant speed v, with constant speed v, constant speed। अगर ये निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा तब, अगर ये वेव तो एक्स के जगह पर माइनस एक्स रख दीजिए, हो गया। हाँ तो आ जाएगा सर इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विथ ए कांस्टेंट स्पीड भी। ये वेव स्पीड है, नॉट पार्टिकल स्पीड। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t प्लस एक्स वाई भी। याद रखिएगा, बीच में अगर माइनस है तो समझिए वो वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे याद रखने से भी काम चल जाएगा, लेकिन हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके इतना देर में बताए। और अगर वेव निगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा तो बीच में प्लस, याद रखिए। अब ये फंक्शन कितना होता है मैथमेटिक्स? फंक्शन तो इन मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट होता है सर। हाँ, एग्जाम्पल लिखे थे, जैसे एफ एक्स का एग्जाम्पल, एक्स एक्स स्क्वायर 1/x रूट एक्स साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, मैंने अनेक तरह के देखिएगा। शुरुआत किए थे कैलकुलस में हम तो ये बहुत सारा एग्जाम्पल लिखे थे इनफाइनाइट फंक्शन। अगर यहाँ पर ऐसे लिख दें y इक्वल टू साइन t माइनस एक्स वाई भी, जैसे वहां तो ये हो जाएगा, ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव हो गया, ये साइन फंक्शन हो गया। अगर ऐसे लिख दिया जाए ये भी हो गया, ये अलजेब्राइक फंक्शन हो गया। इस माने इसका फंक्शन होना चाहिए, बीच में प्लस रहे या माइनस रहे, इसी का होल स्क्वायर, इसी का रूट, इसी में साइन लगा रहे, इसी में कॉस लगा रहे, इसमें लॉग लगा रहे, इसी ये का फंक्शन, द फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई भी। t माइनस एक्स बाई भी या t प्लस एक्स बाई भी का फंक्शन रहेगा। फंक्शन तो इनफाइनाइट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, पोलिनोमियल, बहुत सारा होता है। कोई भी फंक्शन हो t माइनस एक्स वाई भी का या t प्लस एक्स वाई भी का, तो वो इक्वेशन कहलाएगा ट्रेवलिंग वेव का। लेकिन एक बात,
ट्रेवलिंग वेव के इक्वेशन में जो लिखे हैं इक्वेशन, उसमें जो ऑसिलेट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, इट इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, नॉट इट इज द फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, दो पर डिपेंड कर रहा है, एक्स और टी। अगर अलग अलग रस्सी का पॉइंट अगर मान ले यहाँ पर, इस पर वेव चल रहा है, अगर कोई यहाँ ले, कोई यहाँ ले, कोई अलग, तो एक्स पर भी डिपेंड करेगा और टाइम पर भी डिपेंड करेगा कि क्या डिस्प्लेसमेंट। मतलब ट्रेवलिंग वेव के इक्वेशन में इक्वेशन लिखा जाएगा वेव क्वांटिटी के टर्म में। वेव क्वांटिटी जो ऑसिलेट कर रहा है, जैसे वाई के टर्म में लिखे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग। लाइट में रहेगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा, साउंड पढ़ेंगे तो यहाँ चेंज इन प्रेशर लिखा जाएगा। वेव क्वांटिटी के टर्म में लिखना है और फंक्शन होना चाहिए t माइनस एक्स बाई भी या t प्लस एक्स बाई भी। इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो है उसको अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे वाई एक्स टी आया ना, तो एफ टी माइनस एक्स बाई भी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ वी टी माइनस एक्स बाई भी। देखे तो कोई दिक्कत? फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस वी टी बाई माइनस, यहां तक देख लीजिए पहले, ठीक है। माने इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव traveling along positive x direction with constant speed v can be written as this। देखिए कोई दिक्कत? तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, फंक्शन का नाम बदल देते हैं, जी लिख दिए। जी मतलब फंक्शन होगा, एफ जी एच कुछ लिखिए, कोई सिंबल फंक्शन का लाएगा, ये कि जी माने जंक्शन नहीं, एक्स माइनस वी टी। मतलब एक्स माइनस वी टी का भी फंक्शन अगर हो गया, then it is also called equation of traveling wave traveling with constant speed v। कितना सरी माइनस भी कहाँ गया, हम कहीं कांस्टेंट तो छोड़ दिए उसको, तो नाम भी तो बदल दिए हैं, फंक्शन दूसरा हो गया है। देखिए एक बात सुन लीजिए, लेकिन हाँ जो कांस्टेंट है ना उसको अगर इस पर डिपेंड कर रहा है, t माइनस एक्स बाई भी पर, कोई कहे x माइनस वी टी पर डिपेंड कर रहा है, तो एक ही बात डिपेंड कर रहा है बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि दोनों एक ही फंक्शन है। देखिए एक मिनट, अब इसे ऐसे नहीं समझिएगा, ऐसे एक्स स्क्वायर है वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर, क्या ये दोनों फंक्शन सेम है? नहीं। अगर इसका नाम एफ एक्स रखें तो इसका नाम f1x रखिए, f2x रखिए, gx रखिए, जो रखिए, लेकिन दोनों अलग अलग फंक्शन है भाई। एक्स स्क्वायर है वो 2x स्क्वायर। लेकिन जानते हैं ये जो डिपेंडेंस है और ये जो डिपेंडेंस है, वो दोनों डिपेंडेंस सेम। मतलब सर, मतलब ये अगर x 1 तो y कितना होगा 1, x को दुगना कर दीजिए तो y कितना होगा 4 गुना। अगर x 1 तो y 2, x को दुगना कर दीजिए तो y कितना होगा, फिर भी 4 गुना होगा। देखिए बढ़िया, मतलब कि दोनों केस में x को दुगना किए हैं तो y का वैल्यू 4 टाइम्स हो गया। वैल्यू अलग लगाया है, वैल्यू अलग अलग आया है, फंक्शन भी अलग अलग है। जब वैल्यू अलग लगाया तो फंक्शन तो अलग अलग है, बट डिपेंडेंस जो है सिमिलर टाइप का है। निर्भरता जो निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर, माने इसको दुगना किए तो 4 गुना बढ़ा, वहां भी दुगना किए तो 4 गुना बढ़ा। तो इसमें अगर कांस्टेंट को हम छोड़ दें
तो डिपेंडेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फंक्शन तो भाई बदल गया ना, चीज तो वही रहा नहीं, इसलिए नाम बदलना पड़े। तो हाँ, लेकिन जब भी कांस्टेंट को छोड़िएगा तो ऐसी नहीं छोड़िएगा जैसे ये लिखा हुआ है, कहना सर कांस्टेंट को छोड़ देना है, इसे नाम बदल देते हैं, ठीक है, F1 लिख देते हैं सर, ठीक है, गलत। अभी तो आप बोले थे कांस्टेंट को छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, और ऐसा नहीं छोड़ना है, तो सर कैसे? कॉमन ले, पूरे में कॉमन लेकर, मैं समझा, ये भी -1/v पूरे में कॉमन है। तो पूरे में कॉमन लेकर के अगर कांस्टेंट को हटा देंगे तो फंक्शन तो बदल जाएगा गारंटी, लेकिन वो भी इक्वेशन कहलाएगा ट्रेवलिंग वेव का, क्योंकि डिपेंडेंसी वही रहेगी, बट फंक्शन तो बदल गया। छोड़ देंगे तो वही चीज थोड़े रहेगी, छोड़ देंगे कोई चीज कांस्टेंट मतलब कॉमन लेके ही छोड़े तो चीज तो वही रहा नहीं ना भाई, चीज तो बदल गया। अब इसमें 2x² है, कोई x² लिख दे तो वही चीज रह जाएगा नहीं, तो फंक्शन का नाम बदल गया, दूसरा चीज हो जाए, लेकिन वो भी कहलाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, ये मेरा कहना है, वो भी कहलाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग। दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, ट्रेवलिंग along positive x direction with constant speed v. Similarly, equation of traveling wave traveling along negative x direction with constant speed v, उसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर बीच में प्लस रहेगा तो सब प्लस हो जाएगा बीच में। आइए दोनों में अगर हम ऐसे कर दें, t बराबर 0 पुट कर दें तब क्या होगा सर? t 0 पुट कीजिएगा तो फंक्शन ऑफ x बचेगा, इसमें भी t 0 पुट कीजिएगा तो फंक्शन ऑफ x बचेगा। यस, माने टाइम फिक्स कर दीजिएगा तो x का फंक्शन बचेगा, वो तो होने, और अगर x फिक्स कर दिए तो वो टाइम का फंक्शन होगा। देखिए तो ये पढ़े कभी, देखिए आप चेक करते हैं कि पढ़े कि नहीं अभी। देखिए तो पढ़े, आज ही पढ़े, Yes, sir. आज ही पढ़े कि अगर Yes. ऑरिजिन वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट t टाइम पर ft है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट ए डिस्टेंस x एट टाइम t फंक्शन ऑफ t माइनस x/v या t प्लस x/v, दोनों में कोई एक होगा। अगर निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस। अच्छा देखे तो ये पढ़े हैं, इसमें x फिक्स किया हुआ है, किसको देख रहे हैं? इसमें ऑरिजिन वाला पार्टिकल को देख रहे हैं बस, रस्सी, पूरे रस्सी को नहीं देख रहे हैं। अच्छा, इसमें अब की हम क्या करेंगे, x नहीं टाइम फिक्स कर देंगे। ये पढ़े हैं? हाँ सर ये पढ़े हैं। ये Yes. तो अभी अभी पढ़े हैं, ये तो ऊपरे अभी लिखा हुआ है। Yes, sir. हमके वाह, हाँ ये देखो ये है, ये दोनों को एक साथ मिला के लिख दिए, ये तो ऊपरे अभी लिखा हुआ है, ये दोनों आज पढ़े हैं। इसमें टाइम फिक्स किया हुआ है 0 टाइम पर, डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ x। आई वेव का इक्वेशन हो गया, x के जगह पर लिख देंगे x माइनस वी टी या x प्लस वी टी। इसमें पार्टिकल को देख रहे हैं, एक पार्टिकल, इसमें किसको देख रहे हैं भाई, किसको देख रहे हैं जरा बताइए?
आपका नॉलेज को थोड़ा और बढ़ाते हैं। देखिए कैसे, यहाँ जो ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स बाई भी या टी प्लस एक्स बाई भी या एक्स माइनस भी टी एक्स प्लस बी, जैसे भी हम आपको ऐसे भी लिख सकते हैं फंक्शन इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव जनरल बाई इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव कैन आल्सो बी फंक्शन ऑफ ए टी प्लस माइनस बी एक्स। ये भी हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? देखिए आप केवल इतना भी जानिएगा ना, एक भी जानिएगा ना, तो भी सब काम हो जाएगा, दूसरा जानने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर ऐसे रहेगा तो ऐसे अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो हो जाएगा। देखते हैं लिख के, एक कॉमन ले ली, नहीं अभी उस स्टाइल में नहीं आया है। हाँ आ गया। टी प्लस माइनस एक्स बाई भी के जगह पर ए बाई बी फंक्शन ऑफ, फंक्शन तो इसी का है, ये तो कांस्टेंट, कांस्टेंट थोड़ा बोला जाता है। जैसे y इक्वल टू अगर sin x है तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। y इक्वल टू 2x स्क्वायर है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो कांस्टेंट। तो किसका फंक्शन है? t प्लस माइनस एक्स बाई भी। यहाँ भी की जगह पर क्या आया है? a बाई बी। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ t, कोफिशिएंट ऑफ t बाई कोफिशिएंट ऑफ t बाई कोफिशिएंट ऑफ x। वेव स्पीड, ये भी दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। देख लिया ना, ये भी है क्योंकि इसको भी हमने लिख दिया इस स्टाइल में, फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स बाई भी या प्लस एक्स बाई। जब कोई भी फंक्शन को इस स्टाइल में लिखा जा सकता है तो वो ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन होगा। यहाँ भी के जगह पर ए बाई बी आया है, मतलब वेव स्पीड के जगह पर ए बाई बी, वेव स्पीड के जगह पर ए बाई बी आया। वेव स्पीड के जगह पर ए बाई बी आया। कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछ। देखिए तो ये ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है कि नहीं? Yes, sir. है, हाँ। दो वेरिएबल है टी और एक्स, और ए टी माइनस बी एक्स का फंक्शन है। ए टी माइनस बी एक्स का फंक्शन हो, ए टी प्लस बी एक्स का फंक्शन हो, या टी माइनस एक्स बाई भी का फंक्शन हो, टी प्लस एक्स बाई भी का फंक्शन हो, और इसको हम टी माइनस एक्स बाई भी और टी प्लस एक्स बाई भी के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है। बताइए इसका वेव स्पीड क्या है? इसमें वेव कितना स्पीड से चल रहा है? ये वेव अगर वेव का इक्वेशन है तो वेव चल रहा है ना, तो वेव कितना स्पीड से चल रहा है? फाइंड द वेव स्पीड। देखिए एक बात सुन लीजिए, हम आंसर बता के क्वेश्चन, और आंसर यहाँ एक बित्ता के डिस्टेंस पर भी नहीं है, एक बित्ता के डिस्टेंस पर भी नहीं। 3/2। कहाँ है? हाँ बगले में है, बगले में। एक को लाइन अंतर है नहीं, एक को एक बित्ता कहाँ से? बगले में। टी का कोफिशिएंट बाई एक्स का कोफिशिएंट, टी का कोफिशिएंट 3, एक्स का कोफिशिएंट 2, 3/2। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम पूछते हैं, यदि आंसर बगले में रहता है क्वेश्चन बगल में पूछते, एक बित्ता के डिस्टेंस पर भी नहीं रहता। मतलब इसमें वेव का स्पीड है 3/2 मीटर पर सेकेंड।
इसको पूरा ये नंबर 1 2 3 ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो लिखे हैं, माने बोर्ड पर अभी जो लिखा हुआ है उसको पूरा को याद कर जाइए अभी अभी के तुरंत। फिर से 1-2 बार पूरा बढ़िया से उसको दिमाग में रोटेट कीजिए, घुमाइए, याद कीजिए 1 2 3। हाँ तो आप इतना देर देखे, देखने का मौका दिए, लेकिन इसमें अब बताना ये है कि आप जो दिखाई नहीं दिया हो इसका मतलब फिजिकली क्या मतलब। देखिए इसमें ग्राफ 2 गो बनेगा। y अगर आप t को फिक्स कर दीजिए, x को फिक्स कर दीजिए, इफ x इज फिक्स्ड तो ग्राफ बनेगा y और t के बीच। x देखिए अब फिक्स कर दिया ओरिजिन, तो डिस्प्लेसमेंट केवल टाइम पर डिपेंड कर रहा है।
ग्राफ बने, मान लिया ऐसे ग्राफ आए। और अगर हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है, वेव क्वांटिटी जो ऑसिलेट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेट कर रहा है यहाँ अलॉन्ग वाई एक्सिस, वो एक्स और टी दोनों पर डिपेंड कर रहा है। दो दो वेरिएबल का फंक्शन है। जब दो दो वेरिएबल का फंक्शन है तो एक के साथ वाई, तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ तो किसी दो में बनेगा, या तो वाई टी के बीच या वाई एक्स के बीच, या ऐसे कैसे तीनों के बीच ग्राफ कैसे बनेगा? नहीं, ग्राफ तो दो ही के बीच बनेगा। एक्स को फिक्स कर दीजिएगा तो वाई टी ग्राफ बनेगा, और अगर टी को फिक्स कर दीजिएगा टाइम को, तो एक्स टी ग्राफ बनेगा। मान ले जाए टी इक्वल टू 0 फिक्स कर दी, टी इक्वल टू 0 मैंने कोई टाइम फिक्स कर दी, तब एक्स वाई एक्स ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ ऐसा ही आएगा, ये कैसे आपको मालूम हो गया? हाँ, यही तो समझाना है। लेकिन उसको समझने से पहले ये समझना है, ये जब रस्सी पर वेव चल रहा है, बार बार इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेफ्ट एंड को बार बार ऊपर नीचे कर रहे हैं, बार बार, तो ये रस्सी पर जो वेव चल रहा है, इसमें ये रस्सी का शेप, ये क्या है? शेप है। दिस इज द शेप ऑफ द स्ट्रिंग। ये रस्सी का शेप, लेकिन ये शेप नहीं, ये नहीं शेप। क्या ये बात अब किसी को समझ में आया? ये रस्सी का शेप नहीं, ये केवल ग्राफ, और वो ग्राफ के साथ साथ रस्सी का वो शेप भी है जब वेव उस पर चल रहा है। ग्राफ के साथ साथ माने वाई एक्स ग्राफ इज द शेप ऑफ द स्ट्रिंग, बट वाई टी ग्राफ इज नॉट ए शेप ऑफ स्ट्रिंग। ये बात जो अभी हम दो बात लिखे हैं, ये तो आपको समझ में नहीं आया। आज के क्लास में पहला यही पॉइंट है जो आपको दिक्कत कर रहा है ना? बाकी कॉमन सेंस, मैथमेटिकल स्टाइल ये सब था, लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये भी कॉमन सेंस ही का बात है। इसमें मान लीजिए कि हम एक्स फिक्स कर दिए, एक्स फिक्स कर नहीं दिए तो मतलब क्या हुआ? मतलब रस्सी के किसी एक पार्टिकल को देख रहे हैं। जैसे ये रस्सी है ना, हम इसको देख रहे हैं, ओरिजिन वाला पार्टिकल, ये ऑसिलेट कर रहा है, इस पर वेव चल रहा है, चलने दीजिए, लेकिन हम रस्सी के इस पार्टिकल को नहीं देखेंगे, सब पार्टिकल को नहीं, बस केवल इस पार्टिकल को देखना है। क्या देखना है? ये देखना ये है, देखते रहना है, 0 1 2 3 2 1 0 -1 -2 -3 -2 -1 0। अब बार बार कर रहे हैं ऊपर नीचे, अब केवल इतना से इतना नहीं, आप ऊपर नीचे बार बार कर रहे हैं, 0 1 2 3 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 1 0 -1 -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 2 1 0 -1 -2 -3 -2 -1 0 1 2 3। बस इसी को देख, वो यही इसी का ग्राफ है। हाँ, इसी का ग्राफ। ऐसे कैसे आ गया? एक काम करो, एक काम करो कि तुमको एकदम लोअर क्लास स्टैंडर्ड के अनुसार से सोचो। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? लिखिए दो उसको। हाँ, इधर देख,
हम इसको केवल देख रहे हैं, पूरा रस्सी को नहीं देख रहे हैं, हम रस्सी के केवल एक पार्टिकल को देख रहे हैं। फिर एक्स को फिक्स कर दिए हैं, एक्स फिक्स मतलब एक्स, अगर सर एक्स और जे एक्स बराबर 0 नहीं, एक्स बराबर 2 सेंटीमीटर फिक्स कर देता, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर वाला पार्टिकल को देखेंगे केवल, बस एक पार्टिकल। एक्स फिक्स कर दिए मतलब रस्सी के एक पार्टिकल को देखना है, एकदम सब पूरा रस्सी को नहीं देखना है, इधर एकदम नजर नहीं करना है, साइड नहीं करना है नजर, एक पार्टिकल। और उसके बाद नोट करना है जी, क्या बोलो ना। एक्स 0 मान ले, ओरिजिनल आप देख रहे हैं, फिक्स कर दिए, फिक्स हो गया। हाँ तो सर ये t0 तो मान ली 0, t1 सेकेंड तो ये 1 मिलीमीटर, 2 सेकेंड 2 मिलीमीटर, 3 सेकेंड 3 मिलीमीटर, 4 सेकेंड 2 मिलीमीटर, 5 सेकेंड 1 मिलीमीटर, 6 सेकेंड 0 मिलीमीटर, 7 सेकेंड -1 8 सेकेंड -2 9 सेकेंड -3 10 सेकेंड -2। ये समझ में आता है? बोलिए, ये भी नहीं समझ में आता है? 11 सेकेंड -1 12 सेकेंड फिर 0। अरे ये समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है? बोलता नहीं, ये तो आना चाहिए, ये तो आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, इसमें क्या दिक्कत? हम इसको देख रहे हैं, बोल देते हैं फिर से, 0 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 0 -1 -2 -3 -2 -1 0, और इसी होते रहेगा बार बार। जिंदगी में कभी ग्राफ बनाया है? तो हाँ सर बनाए हैं। कब? 10th क्लास में कागो बनाया था। बनाओ इसका ग्राफ। अच्छा हाँ बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ, है ना। जीरो 1 मिलीमीटर पर 1 सेकंड पर 1 मिलीमीटर, 2 सेकंड पर 2 मिलीमीटर, 3 सेकंड पर 3 मिलीमीटर, 2 सेकंड 4 सेकंड पर 2 मिलीमीटर, 5 सेकंड पर 1 मिलीमीटर, 6 सेकंड पर 1 मिलीमीटर, -7 सेकंड पर -1, 8 सेकंड पर -2, 9 सेकंड पर -3, फिर 10 सेकंड पर -2, 11 सेकंड पर -1, फिर 12 सेकंड पर 0, फिर 1 मिलीमीटर, फिर 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। अमीना क्या समझ में आया? इतना डिटेल से तो खैर बताए हैं, उसका कोई ठिकाने नहीं। सर एक बार क्या फिर भी नहीं रिपीट समझ कर में दीजिए आया? तो। अरे भाई ग्राफ रिपीट नहीं कर बना दीजिए सकते सर एक हैं। बार फिर। हाँ रिपीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जो इसको देख रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, 0 हम इसको देखना है, बस एक पार्टी, उसको नोट करते गए, ठीक है। 0 1 2 3, फिर 2 1 0 -1 -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 2 1 0 -1 टाइम जैसे जैसे पास करेगा y का वैल्यू बदलेगा। टेबल बना दिए, पहले इतना समझ में आया? यस सर। नहीं आ गया। उसके बाद इसका ग्राफ बनाइए आप, पेन कॉपी लेके बैठे हुए हैं तो ग्राफ बनाइए। ग्राफ जब भी मिलाइए स्मूथली मिलाइए, कर्व टाइप, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ही केवल स्ट्रेट लाइन होता है। इसका ग्राफ बना सकते हैं कि नहीं? मानी टेबल से ग्राफ आप नहीं बना सकते? बना सकते हैं। कभी बचपन में ग्राफ नहीं बनाया। ग्राफ पेपर देखे? हरा हरा टाइप का, ग्रीन टाइप का होता है, कलर अलग अलग भी मिलता है, ज्यादातर ग्रीन मिलता है, छोटे छोटे ब्लॉक बना रहता है, ये भी नहीं देखे? ग्राफ नहीं बना सकता है। पॉइंट नोट करके ग्राफ बनाइए जल्दी से। इसके बाद हमको समझाना नहीं, आपको बनाना है, स्मूथली मिलाइएगा बस, स्ट्रेट लाइन के जैसा नहीं। कैसे ग्राफ बनाते हैं?
सर टाइम को देखते हैं, 12 सेकंड तक गया तो 12 सेकंड ले लेते हैं। अच्छा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं, मैक्सिमम जितना गया और मिनिमम जितना गया उसको पार्ट में बांट देते हैं। अच्छा, अपने मर्जी से, हाँ अपने मर्जी से। उसके बाद पॉइंट नोट करके मिलाना है। अब आया समझ में? अभी नहीं आया। यस सर। आ गया सर। ग्राफ बनाइए का दो कभी कभी। कोई फंक्शन ले लीजिए y इक्वल टू रूट एक्स, उसका ग्राफ बनाइए। सबका ग्राफ कर भाएगा, केवल लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। समझ रहे बात? तो इसमें जो ग्राफ तो ऐसा आ गया, अगर ये एसएचएम के जैसा ऑसिलेट करे तो ग्राफ इसका साइन का ग्राफ आ जाएगा। एसएचएम भी पढ़ चुके हैं, अगर इसको हम एसएचएम के जैसा ऑसिलेट करें इसका ग्राफ तो साइन का ग्राफ आएगा, पढ़ चुके हैं हम। लेकिन ये बताइए ये ग्राफ है कि रस्सी का शेप? केवल वेरिएशन है, केवल वेरिएशन है ग्राफ है। या रस्सी का शेप वेरिएशन, ये वेरिएशन रस्सी का शेप भी है। केवल वेरिएशन है, ये रस्सी का शेप भी वेरिएशन। केवल वेरिएशन है। हाँ, इस शेप कैसे होगा? क्योंकि इसमें तो हम एक पार्टिकल को देख रहे हैं ना, हम रस्सी के हर पार्टिकल को देखिए तो नहीं रहे हैं, तो ये रस्सी का शेप कैसे होगा? ये तो जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका ऑसिलेट कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ है। अगर एसएचएम कर रहा है तो साइन या कोस का ग्राफ होगा। अरे कोई इतना डिटेल से आज तक नहीं समझाया होगा, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। ये आया समझ में? पहले बोलिए, ये वो आया समझ में? जल्दी। यस सर। यस सर। अब दूसरा बताते हैं। दूसरा इसमें क्या करना है, टाइम को फिक्स कर देना। अच्छा, टाइम को फिक्स कर देना और एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे कोई रस्सी है इसे यहाँ दीवार से फिक्स कर दिए, यहाँ पकड़े हुए हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। आप क्या कीजिएगा कि मान ले 10 बजे हम स्टार्ट किया इसे करना, 10:05 पर हम देखेंगे, 10:05 पर माने पर्टिकुलर टाइम पर देखेंगे। इसको देखेंगे सर, रस्सी के हर पार्टिकल। सर ये कैसे समझा, कैसे ही देखेंगे हम के? क्यों? तो जब इसको देखेंगे, फिर जैसे ही इसको देखेंगे, जैसे इधर आंख करेंगे तो 10:05 जब मान ले 30 सेकंड बीता है, 30 सेकंड पर इसको देखेंगे, आंख इधर करेंगे तो 31 सेकंड हो जाएगा, इधर करेंगे तो 32 सेकंड हो जाएगा। एक टाइम पर सब रस्सी के हर पार्टिकल को सब कैसे देखेंगे? हाँ, तकलीफ तो है, कैसे देखेंगे? इसमें तो आप कैसे देखेंगे सर? आप इसमें कहते हैं टाइम फिक्स कर दो और पर्टिकुलर टाइम पर रस्सी के हर पार्टिकल को देख। सर कैसे देखेंगे? यहां देखेंगे और उसको देखने लगेंगे तो टाइम तो कुछ बीत नहीं जाएगा सर। हाँ, कोई उपाय नहीं है? कोई उपाय है इसका कि एक टाइम पर हम रस्सी के हर पार्टिकल को देख लें? एक ही इंस्टेंट पर रस्सी के हर पार्टिकल को देख ले कि कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, रस्सी यहाँ पर है, इसे सब पार्टिकल को देख ले एक ही इंस्टेंट। है कोई उपाय? फोटो खींच घर में बच्चा से पूछ। हाँ, एकदम कॉमन सेंस, बहुत अच्छा। फोटो खींच लेंगे, एकदम बहुत अच्छा, क्या दिमाग पाए हैं आप। दिस इज कॉल्ड कॉमन सेंस। ऐसे फोटो खींच लेंगे, मतलब इसमें एक ही समय पर रस्सी के हर पार्टिकल को अगर देखना है तो और आराम से देखेंगे, फोटो खींच के आराम से बैठ जाएंगे, एकदम कुर्सी पर आराम से देखते रहेंगे फोटो को। उसमें रस्सी के हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नजर आएगा, कोई 1 मिलीमीटर, कोई 2 मिलीमीटर, कोई 1 मिलीमीटर, 0, कोई -1, हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नजर आएगा पर्टिकुलर टाइम पर। क्या दिमाग, आपकी कॉमन सेंस की बात किया, फोटो खींच लेंगे, ठीक बोल है उपाय। फोटो खींच ले, एक इंस्टेंट पर पूरे रस्सिये का फोटो खींचा जाएगा। एकदम सही बोला, क्या बात बोला। अब बताइए तो ये जो वाई एक्स के बीच का जो ग्राफ है वो रस्सी का शेप हुआ कि नहीं? बोलिए। यस सर।
Yes, अभी भी sir. नहीं समझ में आया? Yes, sir. ये फोटो खींचे तो रस्सी के शेप न हुआ भाई। इसमें तो Yes, रस्सी के sir. शेप कैसे हुआ? ये केवल ग्राफ है, शेप नहीं है, क्योंकि इसमें तो रस्सी के बोलता नहीं, एक पार्टिकल ये को सब देख रहे एक हैं, पार्टी का एक पार्टिकल का देख रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट टाइप के बीच वेरिएशन का ग्राफ बनाए हैं। इसमें तो फोटो खींचे हैं तो रस्सी का शेपे आ जाएगा ना। देखिए कितना कठिन चीज को हम समझा दिए। ये जानते हैं हम पढ़े थे 11th में तो हमको इस समझ में नहीं आया था, क्योंकि तो समझाने के लिए टीचर को बड़ी मेहनत करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, आधा घंटा लगे खाली इसको समझाने में। देखो लेकिन समझ में आया कि नहीं पहले बताइए, मन लगा के एकदम अच्छी अच्छा से समझ। Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. इसी को कहते हैं डेप्थ, इसी को कहते हैं डेप्थ। अरे आप लोग पूछते रहते हैं ना ये डिटेल क्या होता है, डेप्थ क्या होता है? नहीं, डेप्थ उसे कहते हैं कि सिलेबस से आगे बढ़ जाए उसको डेप्थ नहीं कहते हैं। हम बीएससी को पढ़ा देते उसको डेप्थ कहेंगे, वो तो आप आगे पढ़ाते। हमको जितना पढ़ना है सिलेबस में उसी को पढ़ाइए, लेकिन उससे एक क्वेश्चन भी छूटे नहीं, चाहे वो उस लेवल तक में चाहे जो क्वेश्चन आए, आईटी हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, 11 हो, 12 हो, कोई छूटे नहीं। दैट इज कॉल्ड डेप्थ। ये नहीं कि हायर कोर्सेज सब पढ़ जाइए, वो डेप्थ थोड़े का है, वो तो आपको भटकाना हो जाएगा, वो तो कोई लक्ष्य नहीं पूरा होगा ना। हमको अपने लेवल में ही रहना है, लेकिन कैसू घुमा के क्वेश्चन पूछे जवाब दे दे। समझे बात की नहीं? अरे समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जितना अभी बताए हैं अगले दिन पहले पूछेंगे इसको हम। खूब 1 घंटा तक चिंतन मनन कीजिएगा। चिंतन मनन समझते हैं? पहले एक बार पढ़ लीजिएगा। हाँ, एक बार पढ़ लीजिएगा। अब पढ़ने के बाद कॉपी बंद करके आंख मूंद करके पूरा दिमाग में रोटेट कीजिएगा कि क्या क्या सर बोले थे और जो हम अभी पढ़े हैं उसको पूरा याद हुआ कि नहीं। पढ़ाई ऐसे होता है, दिखा के नहीं कि घर में हम कॉपी निकाल के दिखा रहे हैं, सबको पढ़ रहे हैं, अब पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं। एक होता है ऐसे, एक पढ़ाई होता है कि हमको कोई देख ही नहीं रहा है पढ़ते हुए, लेकिन हम पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो ऐसी पढ़ने वाला स्टाइल में पढ़िएगा, इसको अगले दिन पूछेंगे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. पढ़ने का स्टाइल समझे तो समझते हैं ना क्या होता है, हम सिखाते रहते हैं, वही पढ़ने का स्टाइल है। दुनिया देखे नहीं कि पढ़ रहे हैं, पर हम पढ़ रहे हैं हमेशा के लिए 24 घंटे, जब तक आप खुला पढ़ रहे हैं। नींद में कटौती मत कीजिएगा, और मंत्र याद रख, नींद में कटौती मत कीजिए। मेरा उसूल था, मेरा अपना उसूल बता देते हैं। नींद अगर हमको 8 घंटा आता है अगर, तो ये नहीं कि झुक झुक के पढ़ते नहीं रहेंगे, और ऐसे में 6 घंटा भी पढ़िएगा कोई फायदा नहीं होगा। आप 1 घंटे एक्स्ट्रा सो लीजिए, लेकिन हाँ, लेकिन नींद नहीं आ रहा है और बेड पर आप पड़े हुए हैं, तब ये गलत बात, तब ये बताओ। नींद आ रहा है और आप पढ़ रहे हैं तो भी ये गलत बात, क्योंकि नींद जब पूरा होता है ना, तो जो पढ़ाई 4 घंटा में आप पढ़ सकते हैं, वो पढ़ाई 1 घंटा में स्पीड होगा, फास्ट होगा, दिमाग फ्रेश रहेगा। मेरा उसूल था, आपको भी यही फॉलो करना, तब देखिए मजा। हाँ, नींद नहीं, हम अभी भी आज के डेट में भी जब तक हमको नींद नहीं आता है ना, हम बेड पर बैठ सोए ऐसी लेटे नहीं रहते, दुख तकलीफ में रहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं आज। तो इस तरह से आपको ये बात ध्यान रखना, ठीक है?